अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा पेपर टू का नेक्स्ट टॉपिक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं जल्द से जल्द अपनी ये जो सीरीज है उसको कंप्लीट करूं, और फिर उसके बाद यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ हो गया और इंटरनेशनल लॉ, दे आर इन द लूप। होपफुली उनकी भी सीरीज बहुत जल्द आपको मिलने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो बैक टू द टॉपिक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आपको जो लास्ट लेक्चर था, होपफुली आपने पहले वो ले लिया होगा। अगर आपने नहीं लिया तो आप उसे देख लें। एंड ऑफ द हिस्ट्री, वो ऐसे समझ लें कि इसकी जो बेस है वो एंड ऑफ द हिस्ट्री है। ठीक है, तो आप उसको पहले देख लें। एंड ऑफ हिस्ट्री के अंदर ना फ्रांसिस फ्यूकुयामा ने एक कंसेप्ट दिया था। उसने कहा था कि दुनिया के ऊपर जो अब आइडियाज़ हैं, जो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन है, वो अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। एंड लिबरल जो वैल्यूज़ हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज जो हैं, वो दुनिया के ऊपर सस्टेन करेंगी। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक डायलैक्टिकल थ्योरी ऑफ हैगल के बारे में भी आपको बात की थी कि दुनिया के अंदर एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है, और फिर उन दोनों से एक सिंथेसिस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कंसीडर कर लें कि जो थीसिस था वो एंड ऑफ द हिस्ट्री था। ठीक है, और जो एंटीथीसिस था वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। मतलब कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री था उसके अंदर उसने कहा था कि दुनिया के ऊपर जो लिबरल वैल्यूज हैं वो अब प्रिवेल करेंगी, जबकि एंटीथीसिस जो कि ये दिया था सैमुअल पी हंटिंगटन थे, उसने कहा था नहीं भाई, आप गलत कह रहे हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं रहेंगी, बल्कि अब दुनिया के अंदर जो क्लैश होंगे वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये जो अब क्लैशेस होंगे वो किसके दरमियान होंगे? सिविलाइजेशंस के दरमियान होंगे। तो चलिए अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। जिस तरह मैंने आपको बताया, फ्रांसिस फ्यूकुयामा ने एक कंसेप्ट दिया था, यूनिवर्सलाइज द वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज मॉडल। जबकि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन था एंड रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, ये सैमुअल पी हंटिंगटन की एक बुक भी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। बहुत अच्छी बुक है। इवन कि मैंने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने बस इसका थीसिस पढ़ा था। आपको रिकमेंड करूंगा आप भी पढ़ें। इंशाल्लाह मुझे भी टाइम मिला तो मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा। He gave the idea of perpetual clash in 1993। उसके बाद जी, जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड, बेंजामिन बार्बर, इन्होंने भी अपनी एक बुक के अंदर 1995 के अंदर ये कंसेप्ट दिया था। अब सैमुअल पी हंटिंगटन के बारे में बात करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर थे इन कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन। कार्टर कौन थे? यूएस के प्रेसिडेंट थे। प्रोफेसर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इनका एक जो कंसेप्ट था, उन्होंने कहा कि origin of clash of civilization can be traced back in 1990 from Atlantic magazine article The Roots of Muslim Rage by लेविस बर्नार्ड। लेविस बर्नार्ड ने एक मैगजीन के अंदर, अटलांटिक मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द रूट्स ऑफ मुस्लिम रेज। ठीक है, उसने ये कहा था कि जो दुनिया है उसके अंदर अब जो फर्दर है क्लैशेस होंगे सिविलाइजेशंस के दरमियान, और उसके जो मेजर क्लैश होगा वो बेसिकली उसने इस्लामोफोबिया को एक वैलिडेट कराया था, किया था। मतलब कि उसने ये कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं, दे आर द थ्रेट टू द वेस्ट। ठीक है, उसकी बेस पे ही ये बाद में फिर जो हंटिंगटन था इसने वैलिडेट किया उसका जो फिक्शन था, फिक्शन इस्लामिक ग्रीन थ्रेट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ यूरो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स। ठीक है, आपको याद है कि मैंने आपको अपने जो पिछले लेक्चर्स थे उसके अंदर बताया था कि दुनिया के अंदर जो यूरो अमेरिका, आप इन दोनों को ही समझ लें कि यूरोप और अमेरिका, उनका दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ वॉर। दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी वॉर चल रही है तो उनके जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो यूरो और अमेरिका हैं। उसकी रीजंस क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है ना, उनकी जीडीपी ज़्यादातर वहीं से बनती है। 1929 के अंदर तकरीबन अमेरिका तबाह हो चुका था, उसकी इकोनॉमी फ्लॉप हो चुकी थी। 1933 तक दे हैड लॉस्ट $30 बिलियन ऑलमोस्ट। पाकिस्तान इस टाइम ना, जो पाकिस्तान के अंदर $1 बिलियन के लिए या $2 बिलियन के लिए, शायद सॉरी $1 बिलियन की एक आईएमएफ से किस्त लेने के लिए पाकिस्तान नाक से अपनी लकीरें खींच रहा है। ठीक है, आप ये देख लें कि 1929 के अंदर अमेरिका को $30 बिलियन का नुकसान हुआ।
ठीक है, उसकी इकोनॉमी कहाँ तक पहुंच गई होगी। वहां पर 75% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था शायद। ठीक है, उसके अलावा जो उनके टैक्सेशन रेट्स थे 93 या 91% तक पहुंच चुके थे। ये हम इंशाल्लाह ताला ग्रेट डिप्रेशन जो है हम यूएस हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो ये क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ, यूरोप को या अमेरिका को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से किसने निकाला, वर्ल्ड वॉर 2 ने। ठीक है, आप कभी हिस्ट्री पढ़िएगा। तो इसमें हंटिंगटन ने क्या कहा कि जो मुस्लिम्स हैं या इस्लामिक ग्रीन जो थ्रेट है, इट इज अ थ्रेट फॉर द यूरो अमेरिकन इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स। ठीक है, ही इनिशियली प्रेजेंटेड एज लेक्चर इन 1992 एट अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर उन्होंने 1993 के अंदर लिखा। उसके बाद जी लेटर उन्होंने एक बुक भी शाया की, सॉरी पब्लिश की, जिसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इन 1996। उसने दुनिया को 8 बड़ी सिविलाइजेशंस के दरमियान डिवाइड किया, जिसके अंदर एक वेस्टर्न है, जिसके अंदर आप यूरोप और अमेरिका लगा सकते हैं। उसके बाद कन्फ्यूशियस, जिसमें आप चाइना लगा लें। उसके बाद जापानीज एक है, एक इस्लामिक है। अ, उसके बाद वो सेल्विक ऑर्थोडॉक्स, ये रशिया को कंसीडर कर लें आप। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और हिंदू, इंडिया और जितने भी साथ जो कुछ हिंदू मेजोरिटी वाली नेशंस हैं आप उनको लगा सकते हैं। तो ये 8 मेजर उसने डिवीजन की सिविलाइजेशंस की। अब हम ना जो फर्दर उसकी अजम्पशंस हैं वो पढ़ते हैं, उसके मेजर पॉइंट्स क्या थे। उसने ये कहा था कि फॉल्ट लाइंस बिटवीन सिविलाइजेशंस विल बिकम द बैटल लाइंस ऑफ फ्यूचर। कि जो नेशंस के जो सिविलाइजेशंस के दरमियान फॉल्ट लाइंस हैं, जो उनके दरमियान मेजर इश्यूज हैं, वो इट विल बिकम द बैटल लाइंस। ठीक है, उनकी वजह से दुनिया के अंदर आगे जंगें होंगी। उसके बाद फर्दर उसने ये कहा था कि सिविलाइजेशन इज द ब्रॉडेस्ट concept of cultural identity. Identities can traverse the boundaries of civilization. People can be Westerns, Muslims, Japanese and Hindus. ठीक है, वो जिस तरीके से आप ये देखें ना कि अब यूरोप के अंदर सिर्फ यूरोपियन तो नहीं रहते ना, वहाँ पर मुस्लिम्स भी रहते हैं, वहाँ पर हिंदूज भी रहते हैं, वहाँ पर जापानीज भी रहते हैं, वहाँ पर चाइनीज भी रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर रशियंस भी रहते होंगे। तो उसने ये कहा था कि जो सिविलाइजेशन है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, और जो आइडेंटिटीज हैं वो एक दूसरे के अंदर मतलब कि वो कोलैबोरेशंस कर सकती हैं, वो मर्ज हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जी उसने ये कहा था कि जब ये मर्जिंग होगी, जब सिविलाइजेशंस के दरमियान मल्टीपल सिविलाइजेशंस एक जगह पे रहेंगी, जब माइग्रेशन होगी, जब बॉर्डर्स फ्री होंगे, जब लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो फिर क्या होगा, इंट्रा सिविलाइजेशंस कॉन्शियसनेस जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, जो लोगों के आपस के अंदर जब एक दूसरे की कोलैबोरेशन होगी, वो इकट्ठे एक जगह पे रहेंगे, तो उनके दरमियान जो कॉन्शियसनेस है, उनका जो एक दूसरे को जानना है, वो इंक्रीज होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेक्शन विद इन द सिविलाइजेशन, उसने ये कहा कि उनके दरमियान जो क्लैशेज हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, वेस्ट confronts non-West that increasingly have the desire, the will and resources to shape the world into non-Western ways. अब उसने ये कहा कि जो नॉन वेस्टर्न नेशंस हैं, या जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं, या जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो ये चाहती है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको रीशेप किया जाए इन टर्म्स ऑफ नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, कि पहले दुनिया के अंदर जितना भी जो कुछ भी बना है वो वेस्ट ने बनाया है, या वेस्ट ने एक डेवलप किया है। अब जो नॉन वेस्टर्न नेशंस हैं, लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान, या जिस तरह का और भी बाकी नेशंस हैं, ब्राज़ील, इसके अंदर आप ब्रिक्स की मिसाल लाजमी देख सकते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इस इनको आप देख सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ये चाहते हैं कि हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको रीशेप करें। ठीक है, ये उसके कंसेप्ट थे, ये उसके पॉइंट्स थे। उसके बाद ये इकोनॉमिक रीजनलिज्म इज इंक्रीजिंग अमंग सिविलाइजेशंस एंड ओनली सक्सीड्स व्हेन रूटेड इन द कॉमन सिविलाइजेशन। उसने कहा कि दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक रीजनलिज्म है, रीजन ये होता है कि एक रीजन के अंदर, ठीक है, और रीजन के अंदर इकोनॉमिक रीजनलिज्म मतलब कि मुख्तलिफ नेशंस एक ही रीजन के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके बॉर्डर फ्री ट्रेड स्टार्ट कर दें। आप आसियान देख लें, आप यूरोपियन यूनियन देख लें, आप यूएसएमसीए, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको देख सकते हैं। तो उसने ये कहा कि दुनिया के अंदर ये जो इकोनॉमिक रीजनलिज्म है ना, ये इंक्रीज हो रही है, और ये सक्सीड हमेशा वहीं होगी जहां पर जो कॉमन सिविलाइजेशन होंगी। लाइक अब यूरोपियन यूनियन इस टाइम सबसे ज़्यादा
मतलब कि आप ये देख लें कि सक्सेसफुल इकोनॉमिक रीजनलिज्म है। तो उसने ये कहा कि क्योंकि वो अब सेम सिविलाइजेशन से सारे बिलोंग करते हैं, इस वजह से वो सक्सेसफुल है। उसके बाद जी उसने ये कहा कि अब इसका जो पॉइंट है ये तो यहीं पर इनवैलिडेट हो जाता है, क्योंकि इंटर सिविलाइजेशनल ट्रेड, ये जो ब्रिक्स है वो क्या है, उसके अंदर 5 सिविलाइजेशंस हैं, जिसके अंदर एक ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है। सारी अलग अलग जो सिविलाइजेशंस हैं उनसे बिलोंग करते हैं। उसके बाद जी उसने फर्स्ट अरब नेशनलिज्म देन इस्लामिक फंडामेंटलिज्म मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स एज अ इस्लामिक ग्रीन थ्रेट। वो जिस तरीके से उसने कहा था कि जो इस्लामिक अलायंस है वर्सेस वेस्ट, कि इस्लाम जो है वो एक खतरा है फॉर द वेस्ट। अब जो उसने अलार्मिस्ट थीम्स क्या थे, मतलब कि जहाँ से जो दुनिया के अंदर क्लैशेस जहाँ से जनरेट हो सकते हैं, वो क्या थे। उसने ये कहा कि इस्लामिक कन्फ्यूशियस अलायंस विल बी चैलेंजिंग वेस्टर्न, मतलब कि इस्लाम और कन्फ्यूशियस अलायंस। अब इसको आप देख सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस चाइना, ठीक है। ये उसने, अब ये देख लें आप, स्कॉलर्स देख लें आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख लें कि एक बंदा 1996 के अंदर अमेरिका को एक पॉलिसी बना के दे रहा है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे रहा है कि भाई ये जो इस्लाम और चाइना, इस्लामिक और कन्फ्यूशियस जो अलायंस है, इट विल बी चैलेंजिंग वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। अब इस टाइम आप देख लें अगर चाइना और पाकिस्तान ये एक ब्लॉक में है एंड दे आर चैलेंजिंग वेस्टर्न आइडियाज, या उनके जो भी ओवरऑल इनके दरमियान राइवलरी है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक स्कॉलर का माइंड 1996 के अंदर क्या बात कह रहा था। और सिमिलरली मैं कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जो उसने थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल कही थी। उसने 1880s के अंदर, मतलब कि 19वीं सदी के अंदर उसने एक बात की थी, और आज वो 21वीं सदी के अंदर भी वैलिड है, जो कि उसने कहा था कि दुनिया के अंदर जो क्लासेस हैं वो स्ट्रगल करती रहती हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पुअर क्लास का बंदा हूँ तो मैं मिडिल क्लास में जाने के लिए कोशिश करता रहता हूँ, मिडिल क्लास वाले इलीट में जाने के लिए कोशिश करते हैं, इलीट वाले अल्ट्रा इलीट में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जो क्लास स्ट्रगल है वो जारी रहती है हमारी। सिमिलरली जी पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च एकेडमिक, उसने ये कहा कि क्रिएट वेस्टर्न ब्लॉक बाय रोप इन लैटिन अमेरिका, यूरोप, जापान। उसने कहा कि आप इस तरह करो कि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उन सबको इकट्ठा करो वर्सेस इस्लाम एंड कन्फ्यूशियस, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ आप इंडिया को भी खड़ा कर लो, आप अफ्रीका को भी खड़ा कर लो, आप रशिया को भी इकट्ठा कर लो, आप इसराइल को भी इकट्ठा कर लो, आप चाइना सॉरी आप यूरोप को भी इकट्ठा कर लो, आप अमेरिका को भी इकट्ठा कर लो। मतलब कि बाकी सारी जो 6 सिविलाइजेशंस हैं वो इकट्ठी हो जाए वर्सेस इन 2 सिविलाइजेशंस के। मेंटेन वेस्टर्न मिलिट्री सुपीरियरिटी इन ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया। अब देख लें जो यूएस की इस टाइम पॉलिसी है इंडो पैसिफिक के अंदर, आप देख सकते हैं, या ओवरऑल वो जो अब वेस्ट के अंदर आया है वो क्या का है, वेस्ट एशिया क्या था आपका, मिडल ईस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर आप देख लें यूएस ने किस तरीके से किया, वो पहले वेस्ट एशिया में रहा है, अब वो ईस्ट एशिया में आ चुका है। तो उसने ये क्या कहा कि आपने कोशिश ये करनी है कि मिलिट्री जो आपकी है ना, वेस्टर्न मिलिट्री, वो सुपीरियर रहे इन ईस्ट एशिया, जो कि अब इस टाइम इंडो पैसिफिक है, और दूसरा साउथ वेस्ट एशिया जो कि मिडल ईस्ट है, और साउथ एशिया भी आप कंसीडर इसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट अदर सिविलाइजेशंस टू यूज डिवाइड एंड रूल अगेंस्ट इस्लामिक एंड कन्फ्यूशियस स्टेट्स। उसने कहा कि डिवाइड एंड रूल वाला जो आप कंसेप्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ना, उसको यूज करें और एक्सप्लॉइट करें देयर डिफरेंसेस, किसके, इस्लाम और कन्फ्यूशियन के, पाकिस्तान और चाइना, या इसके अलावा और भी। ये मैं सिर्फ एक जनरली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान सॉरी चाइना और ईरान की बात भी कर सकते हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। चाइना ऑफ और कॉस स्टेट्स की भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी इस्लामिक नेशंस जो हैं उनका कन्फ्यूशन, मतलब कि चाइना के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात आप ना करें। तो ये सारे जो थीम्स थे, उसने अब पहले क्या कहा कि आप इस तरह करो कि इस्लाम और कन्फ्यूशियस के खिलाफ आप बाकी सारी जो 6 सिविलाइजेशंस हैं उनको इकट्ठा करो, आपने वेस्टर्न एक ब्लॉक बनाना है, उसके अलावा आपने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी रखनी है इन काम पर ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया के अंदर, और उसके अलावा आप डिवाइड एंड रूल के कंसेप्ट को लेते हुए आप दुनिया के अंदर एक्सप्लॉइट देयर डिफरेंसेस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया कैसे, मिडल ईस्ट के अंदर आप वो आ जाओ, आप इराक के अंदर आप आओ, आप
ईरान के अंदर आओ, आप लीबिया के अंदर आओ, आप सीरिया के अंदर आओ, आप अब अफगानिस्तान के अंदर आओ, अब फिर आप पाकिस्तान के अंदर आप देख लें किस तरीके से वो कर रहे हैं। ठीक है, वो चाइना के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने दुनिया के अंदर जो वारफेयर है उसको स्टार्ट कर दिया, ट्रेड वॉर्स और बाकी सारी चीजें। तो देखें उसका 1996 के अंदर उन्होंने एक पॉलिसी दे दी, और उसके बाद से ऑनवर्ड वो अब तक जो चीजें हैं वो उसी तरीके से उनको फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब उनका जो पॉलिसी ओरिएंटेड थीसिस था उसको अगर आप देखें तो हंटिंगटन्स प्रिडिक्शंस एंड प्रपोजल्स, उसने कहा कि मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी बिटवीन द वेस्ट वर्सेस रेस्ट। ठीक है, मतलब कि एक साइड पे वेस्ट होगा, दूसरी साइड पे दुनिया, बाकी सारी जितनी भी नेशन होंगे। नॉन वेस्ट हैव थ्री चॉइसेस, उसने ये कहा था कि अब जो नॉन वेस्ट हैं, मतलब कि बाकी सारी जितनी भी नेशंस हैं, उनके लिए तीन चॉइसेस है। पहला, ट्राई टू आइसोलेट देमसेल्व्स, मतलब कि आप वेस्ट से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें, जिस तरीके से चाइना ने किया, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने किया। चाइना ने तो फिर भी डेंग शाओपिंग के बाद दोबारा ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ओवरऑल नॉर्थ कोरिया ने अभी तक नहीं किया। उसके बाद दूसरा, आपके पास ये चॉइस है कि आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लें। तीसरा, डेवलप इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर एंड कोऑपरेट विद अदर नॉन वेस्टर्न टू बैटल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तीसरा आपके पास यही चॉइस है कि आप इस तरह करें कि जितने भी नॉन वेस्टर्न हैं उन सबको इकट्ठा करें और आप वेस्ट के खिलाफ उनसे जंग करें। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्रिटिक की गई, वो क्या थी कि इसने अगेन वेस्ट को बहुत ज़्यादा जिस तरह ओवर एम्फेसाइज कर दिया था, वेस्ट वर्सेस रेस्ट, इसने एक पैटर्न दे दिया, एक वे दे दिया कि जो आगे वाली जो जंगें होंगी वो इस तरीके से होंगी। उसके बाद जी वेस्ट प्रोपाउंड्स एज द यूनिवर्सल सिविलाइजेशन, ये भी एक वो जिस तरीके से हम अपनी, अगर अपनी लैंग्वेज के अंदर कहें तो बढ़ के मारना। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को शेखी भी करना, इस तरीके से कह देना जो आप ना हो आप वो भी अपने आप को कंसीडर करें। ब्रिक्स, अब ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक है ऑन द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर पांच जो हैं तकरीबन पांच सिविलाइजेशंस हैं जो कि एक ग्रुप का हिस्सा हैं, जिनमें ब्राज़ील अलग, नॉर्थ अमेरिका, रशिया अलग ऑर्थोडॉक्स, इंडिया हिंदू, चाइना कन्फ्यूशियन, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन सिविलाइजेशन। तो पांच सिविलाइजेशन एक ग्रुप के अंदर और कोऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी क्रिटिक थी ऑन द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसके बाद ये हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट आइदर लेफ्ट द सिस्टम और एक्सेप्ट इज मीन विदाउट एक्सेप्टिंग आवर रूल्स यू कैन लिव पीसफुली। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन यू कैन लिव पीसफुली। उसके बाद ये आफ्टर यूएसएसआर चाइना बिकेम द नेक्स्ट टारगेट ऑफ द वेस्ट इन 1996, क्योंकि अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी तो अब उनको कुछ तो इस तरह का चाहिए था। उसके देख लें आप किस तरीके से उसने कन्फ्यूशन को एक टारगेट बना दिया था 1996 के अंदर। उससे ऑनवर्ड आप देख लें 2023 हो गया, अभी तक चाइना जो सॉरी जो यूएस है उस अपनी पॉलिसी के ऊपर चल रहा है। और ये फ़ायदा होता है किसी भी कंट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। आप जब अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स इस तरीके से आप प्रोफेसर्स अपने ज्वाइन करेंगे, आप उनको जनरेट करेंगे, तो वो आपको ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो आप इन फ्यूचर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए भी नजर आएंगे और वो आपके लिए फ़ायदा मंद भी होगा। इसलिए मैं एजुकेशन के ऊपर जोर देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर इस तरीके से पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्चेस हों। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के वो जो पाकिस्तान एक ब्लाइंड हंटिंग करता है उससे पाकिस्तान बाज रहे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पेपर आईआर पेपर 2 का, जिसके अंदर हमने आज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ा। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें, तो ये एक बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसके ऊपर वीडियो बनाने में, पहले स्लाइड्स जनरेट करने में, फिर बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, फिर दोबारा अपलोड करने में। तो बहुत सारी इसके अंदर मेहनत होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फर्दरमोर जी मैं तकरीबन मेरे इस चैनल के ऊपर 370 प्लस वीडियोस जो हैं वो ऑलमोस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर आईआर का पेपर 1 तकरीबन मैंने सारा कंप्लीट किया है। पेपर 2 के मैंने अब स्टार्ट किए हुए हैं इंशाल्लाह। उसके अलावा
इंग्लिश एसए का मैं क्वालिफायर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सी एस एस पी एम एस का, तो उसके लिए मैंने अपनी टेक्निक्स बताई हुई हैं। मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे उसके ऊपर लेक्चर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं आईआर के जो सॉरी इंग्लिश एसए के पास पेपर्स हैं उनको मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो आप इसे एक्सप्लोर करें, अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ये बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।